नमस्कार दोस्तों विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा त्यौहार चुनावी उत्सव शुरू हो गया है। इसका आगाज चुनाव आयोग की घोषणा के बाद हो गया है। दरअसल मैं विस्तार से चुनाव आयोग की ने जो घोषणा की है उसके बारे में नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव हैं वे देश के जो मौजूदा 10 बड़े मुद्दे हैं उन पर लड़े जाएंगे। उनका मैं एक एक करके विश्लेषण करता हूं, आपके सामने पेश करता हूं कि इस बार जो बड़े मुद्दे हैं, जो जिनमें से आप ज़्यादातर उन्हीं मुद्दों पर वोटिंग करेंगे, और वो जो मुद्दे हैं वो मैं आपके सामने एक एक करके उन मुद्दों का खुलासा करता हूं और बताता हूं कि उन मुद्दों में क्या है, वो कौन से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल इस तरह के मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, उनके क्या प्रभाव होंगे। यह इस समीक्षा में मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों आइए इसकी शुरुआत करते हैं। जो पहले नंबर पर मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में रहेगा, वो है राम टेम्पल का मुद्दा। जी, राम मंदिर के मुद्दे की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि पिछले 50-60 साल से यह मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और संघ परिवार के लोगों ने बाबरी मस्जिद ढाई, उसके बाद से यह मामला लगातार विवादास्पद था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अल्टीमेट राम मंदिर भव्य तरीके से बन गया। इसमें हजारों करोड़ का निर्माण की लागत आई है राम मंदिर में, आप सब जानते हैं। तो यह इस बार प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा जो नंबर 1 पे शायद रहेगा। और आप देख लें कि पिछले दिनों जो जनसभाएं हुई हैं, चाहे वो केंद्र के मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, उन्होंने राम मंदिर को प्रमुख तौर पर, चूंकि ये धार्मिक हिंदुओं की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है, तो देश की बहुत बड़ी आबादी की जो भावनाएं, जो फीलिंग्स हैं, वो राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं। और उसका निर्माण चूंकि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मिलकर करवाया है, तो यह चुनावी मुद्दा पहले स्थान पर रखना चाहूँगा इस मुद्दे को। दूसरा मुद्दा है अलायंस का। आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अलायंस के मामले में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी, तो उन्होंने गलती करी और उन्होंने अलायंस के पार्टनर्स को तरजीह नहीं दी। तो नरेंद्र मोदी की सरकार यह गलती दोहराना नहीं चाहती। तो नरेंद्र मोदी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यह है कि जो उसके अलायंस के जो पार्टनर हैं उनको किसी भी तरह से वापस केंद्र के साथ जोड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए और मिलकर चुनाव लड़ा जाए। इसी क्रम में आप जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी एक बार जब वापस अलग हो गई, तो वापस उसको प्रयास से फिर से अलायंस में शामिल किया गया। और भी इधर उधर अलायंस की बातें पार्टी की चलती रही हैं और उसमें काफ़ी हद तक कारगर भी रही हैं। तो पार्टी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दावा यह है कि वे अपने बलबूते पर ही मेजोरिटी हासिल हो, क्योंकि अब जानते हैं कि जब हंग यानी कि मिलीजुली जब सरकार रहती है और उसमें किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं रहता, तो जो अलायंस के पार्टनर हैं वो टांग खिंचाई करने में माहिर होते हैं। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र पूर्व में कांग्रेस सरकार के उदाहरण मौजूद हैं कि किस तरह से कांग्रेस सरकार को की टांग खिंचाई लगातार उसके सहयोगी दल ही करते रहे और अल्टीमेटली जो कांग्रेस सरकार की जो छवि बहुत ज़्यादा खराब हुई, चाहे वो करप्शन को लेकर हो, चाहे दूसरे मुद्दे को लेकर हो, वो कांग्रेस ने कम और उसके अलायंस पार्टनर ने ज़्यादा खराब करी। तो भारतीय जनता पार्टी यह तो चाहती है कि अलायंस में उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल जुड़ जाएं, लेकिन साथ में उसका प्रयास ये है कि इन दलों से दबाव से मुक्त रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर ही केंद्र में मेजोरिटी हासिल कर ले। तीसरा बड़ा मुद्दा है वो है जीडीपी की ग्रोथ का। दोस्तों यह आर्थिक मुद्दा है। भारत की जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन गया है और विश्व की जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जो देशों को और उनकी अर्थव्यवस्था को, उनकी वित्त व्यवस्था को निगरानी करती हैं, मॉनिटरिंग करती हैं, उस आधार पर उनके देश की जीडीपी की संभावनाएं और उस देश की अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के बारे में भविष्यवाणी करती हैं। तो उस लिहाज से देखें तो देश की जो जीडीपी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और यह भी एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा होगा। इसके बाद मुद्दा होगा दोस्तों, जो सबसे बड़ा मुद्दा है इनमें से, यह मुद्दा है वो है महंगाई का। दोस्तों महंगाई की मार आप जानते हैं सभी की जेबों में पड़ रही है
और मैंने पहले भी कुछ वीडियो में ये बात की जानकारी दी थी कि आप और ये जो जितनी भी चुनावी वायदे हैं, जो रियायती दरों पे आप जो चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे और कैसी भी सुविधाएं हो जिनमें आप सब्सिडी की उम्मीद करते हैं, दोस्तों कोई भी मंत्री, नेता, विधायक, प्रधानमंत्री अपनी जेब से उन करों की भरपाई नहीं करता, वो आपकी जेब से ही निकाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर महंगाई जो है प्रमुख मुद्दा है। आप जानते हैं कि निश्चित तौर पर यदि पिछले 10 साल का कार्यकाल देखें तो उसमें महंगाई बढ़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दलील उसमें यही रही है कि यह महंगाई इतनी नहीं है जितनी उससे पहले केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब थी। मतलब ये एक तरह से फेस सेविंग का मामला है कि भारतीय जनता पार्टी इसको किसी भी तरह से नहीं चाहती कि दूसरे जो प्रमुख मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, राम मंदिर का मुद्दा, वो जरा ज़्यादा मजबूत रहें। और महंगाई का मुद्दा दरअसल विपक्ष का मुद्दा है। यह विपक्षी जो दल है, आपने देखा होगा राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भी लगातार महंगाई का मुद्दा उठता रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं CAA की। तो यह CAA का जो मामला है यह इन दिनों चर्चा में है। इसमें विस्तार से मैं नहीं जाना चाहता। आप जानते हैं कि CAA का जो गवर्नमेंट ने अभी कानून बना दिया है और अधिसूचना लागू कर दी है, इसमें जितने भी जो शरणार्थी हैं जो भारत रह रहे हैं सन 2014 या ऐसे 16 से, उनको नागरिकता मिलेगी सिवाय मुसलमानों के। जो बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी हैं, जैन हैं, ये जो माइग्रेंट आए हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से या किसी और दूसरे बर्मा से या दूसरे मुल्कों से, जो 2014 या 16 के बाद से रह रहे हैं, उनको सरकार नागरिकता देगी। लेकिन सरकार मुसलमानों को, जो शरणार्थी मुसलमान हैं जो इन देशों से आए हैं यहाँ पर, उनको सरकार नागरिकता नहीं देगी। ये CAA में प्रावधान किया गया है। और सरकार का इसमें कहना यह है कि मुसलमानों को इसलिए नहीं दी जा रही है नागरिकता क्योंकि ये इस्लामिक देश से आए, तो ये इस्लामिक देश वालों को हम नहीं लेंगे, वो अपने देश में वापस जाएं। ये मुद्दा राजनीतिक काफ़ी गर्मा गर्म है, आप जानते हैं। और इस पर विपक्ष केंद्र की भाजपा सरकार पर ध्रुवीकरण वोटों का और तुष्टीकरण का आरोप लगातार लगाती रही है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि इसमें देश का जो मुसलमान है, जो लगातार यहाँ रह रहे हैं, मतलब सन 2014 या 16 से पहले जो रह रहे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उन पर ये CAA का कानून लागू नहीं होगा। तो ये CAA का एक बड़ा मुद्दा है जो इस बार चुनाव में बहुत तेज़ी से उभरा है और गूंज रहा है। इसके बाद दोस्तों आते हैं भारत की जो सॉफ्ट जो पावर है। भारत ने दरअसल पूरी दुनिया को अपनी सॉफ्ट पावर से बताया है और हार्ड पावर से भी बताया है। और भारत ने बाकायदा पूरे दुनिया में, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, सबको ये बताया है कि भारत की जो सार्वभौमिकता है और भारत अपने निर्णय खुद करता है, किसी दूसरे देश के कहने या प्रभाव से भारत निर्णय नहीं करता है। तो भारत ने, आप जानते हैं कि अमेरिका के विरोध के बावजूद भी रूस से कच्चा तेल लेना जारी रखा, जबकि अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से कच्चा तेल मंगाना बंद कर दिया था कि उसकी इकोनॉमी खराब हो जाए और वो किसी भी तरह से युद्ध विराम पर सहमत हो जाए। लेकिन भारत ने उनकी सुनवाई नहीं करी। जब यूरोप ने कहा कि अमेरिका ने कहा कि भारत को तेल नहीं खरीदना चाहिए, तो विदेश मंत्री का आपको बयान याद होगा, उन्होंने कहा कि भारत अपने फैसले खुद करेगा, किसी के देश के कहने से भारत कुछ नहीं करेगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि भारतीय जो नेवी है उसने लगातार सोमालिया के जो लुटेरे हैं और इस तरह के जो लाल सागर में और भूमध्य सागर में उन्होंने जो कार्गो शिप्स हैं, जो व्यापारिक जहाज हैं, उन पर हमले किए, उनको बंधक बनाया। तो कम से कम 10 से 12 जहाज़ों को अब तक उन अपहर्ताओं से के चंगुल से भारतीय नेवी ने मुक्त कराया। इसकी गूंज पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। और आप जानते हैं कि भारत ने G20 का सम्मेलन करके पूरी दुनिया में अपनी ताकत मनवाई कि भारत किस दिशा में जा रहा है और कैसे ज़बरदस्ती पूरे विश्व पर भारत का प्रभाव है। इसके अलावा समय समय पर भारत ने UNSC, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसका परमानेंट सदस्य बनाने का दावा अपना पेश करता रहा है। और इसके समर्थन में
अमेरिका सहित यूरोप के बहुत सारे देश भारत के समर्थन में हैं और रूस भी भारत के समर्थन में है। केवल चीन की जो वीटो पावर है वो ही उसमें बार बार, आप जानते हैं चीन दुश्मनी का भाव रखता है, तो चीन भारत के मामले में अड़ंगा डालता रहता है, किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह से भारत को रोका जाए आगे बढ़ने से। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा आप देखें कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसने स्टेबिलिटी को यानी कि स्थायित्व को, यानी कि केंद्र में एक स्थायी सरकार हो जो देश को स्थायी विकास भी दे सके, इसको एक प्रमुख मुद्दा बनाया है। अपनी चुनावी सभाओं में उन्होंने लगातार इस बात पर फोकस किया है। मोदी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने और जो दूसरे जो प्रमुख नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इससे पहले आप जानते हैं कि जो केंद्र में सरकारें रही हैं, बीजेपी से पहले जो सरकारें थी कांग्रेस की, वहाँ स्थायित्व नहीं था और स्थायित्व नहीं होने के कारण निश्चित तौर पर विकास की जो दूरगामी योजनाएं उन पर फर्क पड़ता है, वो उतनी तेजी से गति नहीं पकड़ पाती हैं जितना तेजी से उनको आगे जाना चाहिए। तो स्थायित्व जो है, केंद्र में एक स्थायी सरकार होगी तो निश्चित तौर पर देश में स्थायी कामकाज होंगे, देश में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा, सुरक्षा की भावना देश में होगी और हम बेहतर तरीके से विकास कर पाएंगे देश में। तो यह एक स्थायित्व का मुद्दा है, यह भी देश में इस बार प्रमुख चुनावी मुद्दों में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि जो बेरोजगारी है वो देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, विपक्षी दलों ने लगातार इस मुद्दे को उठाए रखा है और केंद्र की भाजपा सरकार की घेराबंदी करने में कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि भाजपा सरकार ने इस मामले में काफ़ी डिफेंस लिया है और ये दलीलें भी दी हैं कि हमने इस साल में इतना रोजगार दिया है और प्राइवेट सेक्टर में इतना निवेश आ रहा है। उन्होंने आंकड़ों सहित ये बात बताने और साबित करने के प्रयास किए देश के जनमानस के सामने कि बेरोजगारी की उतनी बुरी हालत नहीं है जितनी विपक्षी दल बता रहा है और उसको जिस तरह से लोगों के सामने रख रहा है। लेकिन यह सच्चाई भी है काफ़ी हद तक कि देश में बेरोजगारी है, क्योंकि आप जानते हैं उसका एक कारण भी है। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का जो दौर चला कोरोना के बाद, कोरोना में आप जानते हैं पूरी दुनिया में व्यापार, उद्योग, निवेश, धंधे सब ठप पड़ गए थे और उसके बाद से देश ने फिर वापस नए सिरे से एक उठाव लिया है और तरक्की के रास्ते पे देश चल निकला है। निवेश दुनिया से अब आ रहा है भारत में। अभी हाल में स्विट्जरलैंड में और यूरोप के जो 5 देश हैं उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई करार किया है। जापान से पहले करार हो चुका है, अमेरिका से भी करार हो चुका है। बहुत सारे देशों से भारत लगातार निवेश की बात कर रहा है। जहाँ तक खाड़ी देशों का सवाल है तो आपको मैं बताता चलूँ, पहले भी बताया था आपको कि जो सऊदी अरब और यूएई जो है ये कश्मीर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहाँ की एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। तो इस तरह से चूंकि ये जब गतिविधियाँ चल रही हैं तो निश्चित रूप से इनसे कहीं ना कहीं बेरोजगारी पर जो है वो कमी आएगी और उसका प्रभाव शायद कम होगा। लेकिन विपक्ष ने फिलहाल इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है जो प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ईडी और सीबीआई के छापों की। इसकी गूंज लंबे समय से चली आ रही है। केंद्र सरकार जहां यह कहती है कि देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमने इन दोनों एजेंसियों को स्वतंत्र कर रखा है और इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों का यह आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं मिलता है, जो उनका कहना नहीं मानता है, जो उनके गठबंधन में शामिल नहीं होता है, उन राजनीतिक दलों के नेताओं को ईडी और सीबीआई निशाना बना रही है। आपने देखा भी होगा कि ईडी और सीबीआई ने पिछले दिनों कार्रवाई की है लगातार नेताओं के खिलाफ। खासतौर से आपकी बात करें, आपके पार्टी के कई नेता जेल में हैं, कांग्रेस के कई नेता जेल में हैं, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी के कई नेता जेल के अंदर हैं और इसी तरह से और भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अभी ईडी ने उसको जो दिल्ली शराब घोटाला है उसमें एक बड़ी गिरफ्तारी की है। चंद्रशेखर राव जो हैं तेलंगाना, उनकी जो बेटी है उसको उन्होंने गिरफ्तार किया है। तो इसी तरह की गिरफ्तारियों का दौर जारी है। इसी तरह सीबीआई और ईडी जो है वो काम देश में कर रही हैं। तो विपक्षी दलों का आरोप यह है कि जो मतलब उन्होंने नाम दिया है भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो धुल के बाहर आ जाता है, वो क्लीन हो जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो राजनीतिक दल भाजपा के साथ मिल जाते हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाता। ये विपक्ष का आरोप है, लेकिन सत्ता पक्ष का यह आरोप है भाजपा का कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जंग जारी रहेगी और इसमें उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। दोनों एजेंसियां स्वतंत्र हैं। विपक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विपक्ष को कोई राहत नहीं दी थी। तो ये भी एक बड़ा मामला है। इस तरह दोस्तों ये जो 10 बड़े मामले हैं जो मैंने आपको बताए
और जो इस बार चुनाव के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। निश्चित तौर पर इसमें जो जम्मू कश्मीर की जो धारा 370 हटाने का मामला है वो भी इसमें एक प्रमुख मुद्दा शामिल है। उसको भी भारतीय जनता पार्टी कई मंचों से लगातार दोहराती रही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में 2019 में जब सीए हटाया गया था उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर केंद्र सरकार की जो निर्णय है उस पर मोहर लगा दी कि यह फैसला केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने का बिल्कुल सही किया। और उसके बाद से वहाँ पर आप भाजपा का कहना यह है कि देखिए वहाँ पर खून खराबा हो गया है, वहाँ पर अब पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होती और कश्मीर अब देश के में विकास के रास्ते पर चल निकला है। वहाँ पर अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जम्मू में जाकर और कश्मीर के श्रीनगर में जाकर हजारों करोड़ की योजनाओं को प्रोजेक्ट को वहाँ पर लॉन्च किया। वहाँ पर नई रेलगाड़ी चलाई जा रही है और वहाँ पर फार्मूला 4 कार की रेसिंग तक हो रही है श्रीनगर में, ताकि पूरी दुनिया को बताया जा सके और कश्मीर के लोगों को विश्वास जीता जा सके कि किस तरह कश्मीर अब देश में मुख्य धारा में शामिल हो रहा है और तरक्की के रास्ते पर है। तो यह भी दोस्तों बड़ा चुनावी मुद्दा है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को लिए यह कहता है कि जब भी कभी उनकी सरकार यदि गलती से बन भी जाती है केंद्र में, जिसकी मुझे तो संभावना कम नजर आती है, वैसे मैं कोई किसी के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन हालात जो नजर आ रहे हैं वो कुछ ऐसा ही लग रहा है राजनीतिक तौर पे कि विपक्ष का केंद्र में आना आसान नहीं है। तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर विपक्ष का कहना यह है, वो चाहे जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो या महबूबा मुफ्ती की और कांग्रेस हो या दूसरे जो दल हैं जो खास तौर से मुसलमानों को यह कहकर आकर्षित करना चाहते हैं कि हम वापस धारा 370 लागू करेंगे, वो दोस्तों अब आसान नहीं है कि वो बहुत मुश्किल काम है। विपक्ष यदि आ भी जाएगा, वैसे तो आने की दूर दूर तक संभावना नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता विपक्ष यदि आ भी जाता है तो अभी यह बहुत मुश्किल काम है। ये कोई अब ये चूंकि संवैधानिक मामला हो चुका है और कानून बन चुका है, तो इसलिए कश्मीर देखिए आप विकास के रास्ते पे तेजी से जा भी रहा है। वास्तव में पर्यटकों की संख्या वहाँ पर लगातार बढ़ रही है। तो इस मुद्दे को लेकर भाजपा मैदान में भी उतरी है और भाजपा ने कश्मीर का मुद्दा भी प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है और करप्शन के मुद्दे को भाजपा ने प्रमुख हथियार भी बनाया है। तो ये दोस्तों मैंने आपके सामने एक तस्वीर रखी है कि देश में इस बार जो चुनाव लड़ा जाएगा वो मोटे तौर पर इन 10 मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा। क्योंकि विधानसभा के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, वहाँ नल बिजली पानी की समस्याएं, सड़कों की समस्याएं, इस तरह की समस्याएं रहती हैं। लेकिन इस बार चूंकि माना यह जाता है कि जो लोकसभा का चुनाव है वो लगभग राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। और आप देखें कि पिछला इलेक्शन 2019 का या उससे पहले 2014 का जो लोकसभा चुनाव था वो भी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन्हीं मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा था और उसमें ज़बरदस्त सफलता उसको प्राप्त करी थी। तो अब दोस्तों देखना ये है कि ये चुनावी मुद्दे जो है वो कितने कारगर साबित होते हैं, कौन सी पार्टी किन मुद्दों पर ज़्यादा बेहतरी से अपनी बात मतदाताओं को समझा पाती है और उसको वोटों में कन्वर्ट कर पाती है। तो दोस्तों आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें और इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।